गुड मॉर्निंग। श्री श्याम महाविद्यालय की जो एग्रोनॉमी की सस्य विज्ञान की क्लास है उसमें आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीज के बारे में, सस्य के कुछ जानकारी ली थी हमने बीज के बारे में, फिर कुछ जानकारी ली थी बीज के प्रकार पढ़े थे, बीज की परिभाषाएं पढ़ी थी और उसके बाद में सीड वायबिलिटी, जीवन क्षमता उसकी और प्रसुप्ति अवस्था हमने अब तक पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक बीज से ही रिलेटेड है, बीजोपचार या सीड ट्रीटमेंट उसको बोल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, सभी को पता रहेगा कि इस टॉपिक के बाद में कि हमें बीज को उपचारित कैसे करना है और बीज को उपचारित करने के लिए हमें क्या करना है और क्या क्या इसके लाभ है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ जो आज के दिन किसान आंदोलन है चल रहा है तो प्लीज़ किसानों को सपोर्ट कीजिए। आपके द्वारा जैसे भी हो सकता है, आपके आसपास जो किसान हैं उनको किसान आंदोलन के बारे में बताइए। मुझे पता है आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जा नहीं सकते, कहीं पर कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपके हाथ में सोशल मीडिया है तो उसके थ्रू प्लीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि आप प्लीज़ अपने जो किसान भाई हैं उनको किसान आंदोलन के बारे में जितना आपको पता है, उसके नुकसान हैं या फ़ायदे हैं, जो भी हो वो आपको बताना है और प्लीज़ उन किसानों को सपोर्ट कीजिए। भारत की मीडिया है वो बहुत ही नेगेटिव रिपोर्ट्स किसानों के बारे में दिखा रही है, जो अन्नदाता देश को खाना दे रहा है उसके बारे में नकारात्मक जो मीडिया है वो नकारात्मक चीज़ें फैला रही है। मैं एक टीचर हूँ तो थोड़ा अग्रेसिव नहीं हो सकता आपकी क्लास के दौरान, तो प्लीज़ आप जितना भी हो सकता है उनको सपोर्ट कीजिए। और हाँ, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो भी हैं वो उस पर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और उनको आपके सपोर्ट की अभी ज़रूरत है, किसानों के साथ खड़े रहें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इन कानूनों के बाद में अगर जैसे जैसे माना जा रहा है या मैंने पढ़ा है देखा है कानूनों को कि कानून अगर आ गए तो उसके 4 से 5 साल बाद इसके नुकसान दिखने शुरू होंगे और वो नुकसान ऐसे दिखेंगे कि भारत का फार्मर है जो ख़त्म हो जाएगा। आज जब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है तो वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि भारत की जो जनसंख्या है वो ख़त्म हो जाएगी जो कृषि पर निर्भर है। सरकार का मेन मकसद यही है व्यापारियों को बढ़ावा देना। तो अगर किसान ही ख़त्म हो जाएंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ चुके होंगे, आप जॉब किस चीज़ की करेंगे? आप क्या काम करेंगे अगर खेती ख़त्म हो गई तो? सरकार का मेन मकसद यही है कि खेती को कैसे ना कैसे करके ख़त्म किया जाए। सरकार है वो विदेशों को देख करके चल रही है कि वहाँ पर खेती बहुत कम होती है, देश विकसित हो रहे हैं जल्दी, लेकिन भारत की कंडीशंस अलग हैं। यहाँ पर प्रॉपर कंडीशंस हैं खेती करने के लिए और अलग अलग इन्वायरमेंट कंडीशन है, जो भी रीजन हो भारत में प्रॉपर कंडीशंस है खेती करने के लिए और खेती ही यहाँ का मुख्य कार्य है और भारत खेती के लिए ही जाना जाता है, कृषि के लिए ही जाना जाता है विश्व भर में। यही कारण है कि हमें किसानों को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं, जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड टीचर हैं, जो भी कोई भी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, चाहे वह किसान है, चाहे स्टूडेंट है, टीचर है या साइंटिस्ट है या कोई फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में जॉब कर रहा है, कोई भी, हर एक को किसानों को सपोर्ट करना चाहिए। इसका कारण खुद के बारे में सोचकर ही किसानों को सपोर्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर खेती ख़त्म हो गई तो आपका भविष्य भी खतरे में है कहीं ना कहीं। तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल कैसे ना कैसे कोई ना कोई तरीके से किसानों की मदद करें। थैंक यू। अभी हम इस टॉपिक पे आएंगे। बीजोपचार होता क्या है? बीज को बोने से पहले उपचारित करना बीजोपचार कहलाता है। बीज को बोने से पहले उपचारित करना बीजोपचार कहलाता है। इसके कुछ उद्देश्य रहते हैं। उद्देश्य क्या रहते हैं कि इसको पहले तो एक तो इसकी जो डोरमेंसी की स्टेट होती है, प्रसुप्ति अवस्था होती है, उसको खत्म किया जा सकता है इससे।
दूसरा चीज कि कोई भी रोग आ सकते हैं बीज में, कोई भी पिछली फसल से आपने बीज लिया उसमें अगर रोग हैं या कीट हैं तो उनको नष्ट करने के लिए क्या करेंगे, बीजोपचार कर लेंगे। और कुछ दलहनी फसलें होती हैं उनमें बैक्टीरिया काम करते हैं नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने के लिए, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए वो बैक्टीरिया जरूरी होते हैं, तो उन बैक्टीरिया के लिए हमें क्या है, बीजोपचार की जरूरत होती है। ये किस प्रकार होता है, इसकी क्या क्या विधियां हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। तो हमने कहा कि बीज को बोने से पहले उपचारित करना बीजोपचार कहलाता है। उद्देश्य है कि एक तो प्रसुप्ति अवस्था खत्म कर सकते हैं, दूसरा उद्देश्य है कि रोग कीट जितने भी हैं उनको नष्ट किया जा सकता है। जो पिछली फसल से रोग या कीट आए हैं बीजों में तो उसको नष्ट किया जा सकता है। अगर आप उसको नष्ट नहीं करेंगे तो अगली फसल में वो रोग और कीट आपको फसल में बहुत जल्दी स्टेज पर, बहुत जल्दी की अवस्था में दिखाई देंगे। तीसरी चीज आती है कि दलहनी फसलों पर जड़ ग्रंथियां बनी होती हैं और वहां पर जो बैक्टीरिया होते हैं या जीवाणु होते हैं उनका निषेचन होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा और उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, फसल की वृद्धि होगी। जितने ज़्यादा बैक्टीरिया का निषेचन होगा उतनी ज़्यादा जड़ ग्रंथियों की वृद्धि होगी, जड़ ग्रंथियों की जितनी ज़्यादा वृद्धि होगी उतना ज़्यादा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जितना ज़्यादा होगा उतनी वृद्धि पौधों की ज़्यादा होगी और उपज भी ज़्यादा मिलेगी। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हमें बीजोपचार करना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है कि ये किया कैसे जाता है, कैसे कर सकते हैं हम बीजोपचार। बीजोपचार करने के मुख्य तौर पर दो तरीके हैं, एक है भौतिक और दूसरा है रासायनिक। तो दोनों तरीके देखते हैं, भौतिक तरीका कौन सा है और रासायनिक तरीका कौन सा है। रासायनिक और दूसरा तरीका है भौतिक। पहले हम बात करेंगे भौतिक तरीके की, यानी कि फिजिकल सीड डोरमेंस, फिजिकल सीड ट्रीटमेंट, यानी कि भौतिक तरीके से बीजोपचार कैसे किया जा सकता है। तो पहली चीज, इसके भी दो तरीके हैं, देखते हैं वो तरीके कौन कौन से हैं। एक तो जल द्वारा और दूसरा है सूर्य द्वारा, या यूं बोल दीजिए प्रकाश द्वारा। पहले हम देखते हैं कि जल द्वारा क्या होता है। देखो, सामान्य तौर पर बीजों को नॉर्मल तरीके से उगा लिया जाता है। तो पहली चीज मैं जल द्वारा मैं ये बताना चाहता हूं कि आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि मटर के दाने बहुत कठोर होते हैं, और मटर के दानों को लीजिए और उनको उगा दीजिए, फिर देखिए कि वो कितने दिन बाद अंकुरित होते हैं। वो तकरीबन 15 से 20 दिन के बीच का समय लेंगे अंकुरित होने में, क्योंकि वो बहुत कठोर होते हैं। अब दूसरा तरीका आप ये अपनाइए कि बीज को लीजिए, मटर का जो बीज है उसको लीजिए, उबले हुए पानी में उनको 20 से 25 मिनट तक रख दीजिए, और उबले हुए पानी में थोड़ा सा आपको नमक डालना है, और उस उबले हुए पानी में नमक डाल करके आप उसको 20 से 25 मिनट रख दें, और उसके बाद उसको सुखाएं, छाया में सुखा लीजिए। छाया में सुखाने के बाद जब वो सूख जाएं तब उनको लगा दीजिए। वो बीज अंकुरित होंगे आपके 5 से 7 दिन में। तो एक तो क्या है, इनका अंकुरण बहुत जल्दी हो गया जल द्वारा में। दूसरी चीज ये आती है कि जल द्वारा से बहुत से कीट और रोग जो बीज में आए हैं ना, उनको खत्म किया जा सकता है। जल को गर्म किया और कुछ समय के लिए उनको उस गर्म पानी में रखा और फिर उनको सुखा करके और बो दिया जाता है, तो उससे कीट और रोग नष्ट हो जाते हैं। अब अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग रोग खत्म करने के लिए अलग अलग तापमान पर अलग अलग समय पर के लिए रखा जाता है उन बीजों को। कुछ मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूं कि जैसे गेहूं में स्मट आता है या कंडवा रोग बोल देते हैं, जैसे गेहूं में या जौ में भी आता है, कंडवा रोग आता है।
इसके लिए बीजो उपचार कैसे कर सकते हैं, ये रोग को रोकने के लिए बीजो उपचार को कैसे सही किया जा सकता है, बीजो उपचार के लिए क्या समय और क्या तापमान होना चाहिए पानी का। तो पानी का तापमान तो दोनों में ही 53 से 54 यानी 53 से 54 डिग्री होना चाहिए। और इनको कितने समय तक रखना है इस 54 डिग्री सेल्सियस तापमान में, यानी कि आपको गेहूं का बीज होता है उसको तो 10 मिनट तक रख लीजिए, और जो आपका है जौ उसको आप क्या है 13 से 14 मिनट तक आपको रखना है, 54 डिग्री सेल्सियस पर ही रखना है, 13 से 14 मिनट तक। या फिर मैं एक और अलग एग्जांपल लेके बताऊं गेहूं तो, अब धान का देख लीजिए। धान में क्या होता है, धान में स्टैक बर्न नामक एक रोग आता है, स्टैक बर्न नामक एक रोग आता है। उसके लिए आपको पानी का तापमान करना है 50 से 52 डिग्री सेल्सियस, और इस पर क्या करना है आपको 10 से 12 मिनट तक, 10 से 12 मिनट तक आप इसको पानी में रखेंगे तो इनमें ये रोग नहीं आएंगे। फिर अगर आप क्या काम करो, गेहूं और जौ का बीज लो, उनको 54 डिग्री सेल्सियस पर उबले हुए पानी में 54 डिग्री सेल्सियस पानी का तापमान रखना है, और 10 मिनट के लिए गेहूं और 13 मिनट के लिए जौ को भेज देंगे तो कंडवा रोग नहीं आएगा इसमें, ठीक है। यानी कि जल द्वारा बीजो उपचार कैसे होता है, गर्म जल द्वारा, एक्चुअल में इसको लिखेंगे गर्म जल द्वारा। तो इसको कैसे किया जाता है, ये बहुत ही सिंपल साधारण सा तरीका है। जल को उबाल लें, उसका एक तापमान फिक्स होता है, अलग अलग फसल के लिए अलग अलग होता है, और उसको कुछ समय के लिए, जो मैंने कुछ लिखे हैं उतने समय के लिए आप उनको क्या काम करें उतने समय के लिए उनको रखें, और उसके बाद देखें कि ये वाले जो रोग हैं इनसे बचाव हो जाएगा आपकी फसल का, आगे जो आपने उगाई है। अच्छा, आगे आता है आपका दूसरा, सूर्य द्वारा या सूर्य के प्रकाश द्वारा। आपको क्या करना है कि बीज लेने हैं, उनको बीज लेकर के आप कुछ समय तक, तकरीबन मई और जून के महीने में जब तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो, तब आप तापमान लिख लीजिएगा। एक तो ये मेथड्स आप लिख लेंगे, 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान, मई और जून के महीने में 40-50 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। उसी समय आप क्या करो, फर्श पर बीजों को बिखेर दें और उनको तकरीबन 8 से 12 घंटे तक रखा रहने दें, और फिर उनको क्या काम करें, उगा दें। हाँ, ये प्रोसेस करने से पहले एक बार बीजों को पानी में भिगो जरूर लें। पहले क्या काम किया, पानी में भिगोया, पानी से निकाला, अब आपने उनको फर्श पर लेटा देना है, बिखेर देना है, और उसके बाद क्या काम करना है, उनको 8 से 12 घंटे तक, जब तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच हो, उनको रखा रहने दें। इससे क्या है, आपके बहुत से रोग दूर हो सकते हैं। या फिर जितने भी उसमें कीट होंगे ना, वो तो डेफिनेटली मर जाएंगे, क्योंकि कीट मर क्यों जाएंगे, कीट इसलिए मर जाएंगे कि कीटों को लगभग जितने ज़्यादा से ज़्यादा कीट हैं, उनको जो सूटेबल टेम्परेचर होता है ना उनको 20 से 30, ज़्यादा तो 20 से 25 के बीच में सर्वाइव करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा जीव हैं वो 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। 40 से 50 तापमान हो गया तो वो ऑटोमेटिक ही मर जाएंगे। सिंपल चीज का ध्यान रखना है। ये है आपकी 2 भौतिक विधियां। अब आगे पढ़ते हैं रासायनिक विधियां क्या है। रासायनिक विधियों में पहले मैं इसको 2 भाग में विभाजित कर देता हूं, दानेदार फसलों के लिए या फिर दाना वाली फसलों के लिए, सीरियल क्रॉप बोल देंगे आप इसको, और दूसरा आता है दलहनी फसलों के लिए, यानी कि लेग्यूमिनस फैमिली की जो क्रॉप्स हैं उनके लिए हम इनका अलग अलग बीजोपचार करते हैं। पहले देखेंगे हम दाना वाली जितनी भी ये क्रॉप है। पहला आता है इसमें जो फंगीसाइड होते हैं या कवकनाशी होते हैं,
कवकनाशी की धूल से बीजोपचार। कवकनाशी की धूल से बीजोपचार का मतलब ये है कि कवकनाशी जो आपने लिए है ना वो धूल की अवस्था में है। धूल यानी कि मिट्टी यानी कि कण जैसे हैं वो कवकनाशी जो आपने प्रयोग किए हैं। तो देखिए कवकनाशी कौन से होते हैं। कवकनाशी, एक तो जो बातें मैं बता रहा हूं वो प्लीज लिखते रहेंगे। कवकनाशी होते हैं कैप्टान, जायराम, थायराम, सॉरी जायराम नहीं, जिरम और थायराम, डीडीटी। ये कुछ कवकनाशी ऐसे हैं जो जिनसे हम बीजोपचार सामान्य तौर पर हम क्या है बीजोपचार को करते हैं। बीजोपचार सबसे ज्यादा क्या काम करता है, हाँ मैं ये लिख देता हूं, थायराम, कैप्टान, जिरम, डीडीटी और बोरोडेक्स मिक्सचर, पेपॉन, ये कुछ आपके क्या है खरपतवार कवकनाशी हैं जो आपका कवक का नियंत्रण करते हैं। अब कवकनाशी इनमें क्या करना है आपको, कवकनाशी का कुछ भाग, कुछ मात्रा लेनी है जो धूल के रूप में हो। पहला पॉइंट देख लेना, कवकनाशी की धूल से बीजोपचार। कवक के रूप में जो बीज लिए हैं, कवकनाशी है वो धूल के रूप में लिया है और उनको बीजों के ऊपर डालना है और उनको मिला देना है। सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं करना। हाँ, अब उसके बाद में इससे फायदा क्या होगा, फायदा होगा जितना भी जड़ गलन रोग आता है ना, कोई भी फसल का जड़ गलन रोग कवक के कारण ही होता है, और कवकनाशी आपने डाल दिया जड़ गलन रोग नहीं आएगा। दूसरी चीज आपकी ये रहती है कि एक अगर आपने कभी भी अंगमारी रोग आता है कोई फसल में, तो अंगमारी रोग कवक के कारण आता है, वो भी नहीं आएगा। दूसरी चीज, जितने भी फुट रोट या रूट रोट, फुट रोट यानी जड़ गलन, रूट रोट यानी जड़ गलन, फुट रोट यानी कि जड़ के ऊपर वाला भाग, यानी जो तना है बिल्कुल नीचे से वो गलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो गलन कभी नहीं आएगा। गेहूं में मुख्य समस्या रहती है, मूंगफली में जड़ गलन की मुख्य समस्या रहती है। तो इन बीजों को गेहूं, जौ, जई जिनमें फुट रोट या गेहूं, जौ, जई जिनमें समट आता है या कंडवा रोग आता है, इनको इनसे उपचारित कर लेंगे। मूंगफली में क्या है, मूंगफली में फुट रोट आता है, मूंगफली को इससे उपचारित कर लेंगे। बहुत सी फसलों में अंगमारी रोग आता है, यानी कि उनको क्या, किससे, धूल से, जो कवकनाशी की जो धूल है उससे बीजोपचार करेंगे। ठीक है, और इनकी मात्रा है, इनकी मात्रा कितनी लेनी है, 200 से 500 भाग 200 से 500 भाग। वैसे तो यूं बोल देते हैं कि 2.5 से 3%, वैसे तो यूं बोल देते हैं कि 2.5 से 3% कैप्टान, जायराम, थायराम ये प्रयोग किए जाते हैं प्रति किलोग्राम। लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको 200 से 500 भाग याद रखना है। यानी कि अगर आपने 1 ग्राम थायराम लिया है या 1 ग्राम कोई भी कवकनाशी की धूल ली है, धूल याद रखना है, पहला पॉइंट धूल का। कवकनाशी की 1 ग्राम धूल ली है तो 200 से 500 ग्राम के बीच आपको क्या लेना है, बीज लेना है। इतनी बात आपको स्पष्ट रूप से ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट था ये धूल के रूप में। अच्छा, पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद में दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि दूसरा पॉइंट भी कवकनाशी का ही है, दूसरा पॉइंट भी कवकनाशी का ही है, और कवकनाशी भी यही होते हैं। कुछ को धूल के रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है और कुछ को क्या किया जाता है, आपका लिक्विड फॉर्म में या तरल अवस्था में बनाया जाता है। तो कुछ बीज ऐसे होते हैं जो मतलब धूल की अवस्था में अपने अंदर ग्रहण नहीं करते। जैसे आपने पीछे धूल की अवस्था में लिया था, वो धूल की अवस्था में उनके ऊपर सरफेस के ऊपर चले जाते हैं, सरफेस के ऊपर लग जाते हैं, लेकिन वो नहीं होता।
आपको करना क्या है, जो तरल अवस्थाएं हैं कवकनाशियों की वो प्रयोग करनी है। क्यों? ताकि वो बीज के अंदर चले जाएं। तरल अवस्थाएं बीज के अंदर चली जाती है, धूल अवस्थाएं ऐसा काम नहीं करती है। तो आप देखिए कि कवकनाशियों की तरल अवस्था। दूसरा पॉइंट है कवकनाशियों की तरल अवस्थाएं। इससे बीजों को उपचारित किया जाता है। जैसे हम अगर मैं बात करूं कि मूंगफली का जो टिक्का रोग होता है ना, मूंगफली का टिक्का रोग मूंगफली में आता है। मूंगफली का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है। वैसे ये इंपॉर्टेंट तो ये क्या कहेंगे, इसको ये बोलेंगे मूंगफली का सबसे खतरनाक रोग है ये। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2.5% फॉर्मेलिन नामक 2.5% फॉर्मेलिन नामक कवकनाशी जो तरल के रूप में होता है उसका प्रयोग करेंगे। एक आता है तंबाकू में डंपिंग ऑफ, तंबाकू में डंपिंग ऑफ होता है। डंपिंग ऑफ का मतलब होता है पौधे का मतलब सूख जाना, पौधे का सूख जाना, ये रोग आता है तंबाकू में। तंबाकू में इस रोग के नियंत्रण के लिए हमें क्या करना है कि आपको 0.2% घोल लेना है। दिखाई दे रहा है ना? अगर दिखाई नहीं दे रहा है ऊपर लिख देता हूं। 0.2% घोल लेना है किसका? ब्लाइटेक्स। ब्लाइटेक्स नाम का एक क्या आता है, ये भी एक खरपतवारनाशी है, ये इससे संबंधित है। यानी कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें धूल से आप नहीं कर सकते, कवकनाशियों की धूल से उनको उपचारित नहीं कर सकते, और उपचारित कर भी लेंगे तो वो इतने इफेक्टिव नहीं होते। तो हम तरल कवकनाशियों का प्रयोग करते हैं, और तरल कवकनाशियों का जब प्रयोग करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं। जैसे मूंगफली में टिक्का रोग आता है, 2.5% फॉर्मेलिन यूज करना है। अच्छा, दूसरी बात है कि तंबाकू में जो डंपिंग ऑफ सूखा रोग, सूखने का लिए जो रोग आता है, सूखना बोलते हैं जिसको, सूखा रोग, तना सूख जाता है और पौधा मर जाता है, इस प्रकार का रोग होता है। तो इसके लिए हम क्या है, ब्लाइटेक्स 50 नाम का एक कवकनाशी आता है, ब्लाइटेक्स 50 नाम का एक कवकनाशी आता है, उसको 0.2% प्रयोग करना है। उससे क्या होगा, उससे आपके ये रोग नहीं आएंगे। उससे अगर आपके ये रोग नहीं आएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, अगर रोग नहीं आएंगे तो फसल की वृद्धि भी अच्छी होगी। दूसरा चीज आपको अगला पॉइंट ये ध्यान रखना है, तीसरा पॉइंट है कि बीजों में जो आप भंडारण करते हैं ना, बीज भंडारण में, या यूं लिख दीजिए कि गोदामों में, जो आप बीज भंडारित करते हैं, गोदामों में जिन बीजों का प्रयोग होता है, बीज भंडारित करते हैं, उनमें क्या है, बीज भंडारण में कुछ पौधे जैसे प्याज है, प्याज को भंडारित करते हैं, उनको अगर थोड़ी सी नमी मिल जाती है ना तो वो उगना स्टार्ट कर देते हैं। या कुछ पौधे ऐसे, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो मतलब खराब होने लग जाते हैं, उन बीजों में कीट आ जाते हैं। उनके लिए हमें क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं वो कुछ एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे। अगर ये मान लीजिए कि प्याज है, प्याज ने उगना स्टार्ट कर दिया, तो मैलिक हाइड्राजाइड, मैलिक हाइड्राजाइड का प्रयोग किया जाता है। मैलिक हाइड्राजाइड एक रसायन होता है जो कोई भी बीज को अंकुरित होने से रोकता है। उसकी तकरीबन 0.5 से 0.75 किलोग्राम अगर आपका 1000 फुट घन फुट का जो गोदाम है, 1000 घन फुट का जो गोदाम है, उसमें कितना सा डालना है, बस आधा से 0.75 किलोग्राम क्या है आपको मैलिक हाइड्राजाइड डालना है। मैलिक हाइड्राजाइड एक रसायन होता है, क्या डालना है, मैलिक हाइड्राजाइड, मैलिक हाइड्राजाइड। ये सबसे ज्यादा
प्याज में काम करता है, या फिर और भी बहुत सी फसलों में जिनमें दाने होते हैं वहाँ पर काम करता है। अगर आपके आसपास का क्षेत्र है वो आर्द्र है या जहाँ पर नमी ज़्यादा है, बीज अंकुरित कर सकते हैं, बीज अंकुरित कर सकते हैं तो मैलिक हाइड्राजाइड का प्रयोग करना सबसे बेस्ट रहता है। दूसरा एक रहता है EDDT, ये नाम आपने सबने सुना होगा। ये भंडारण में जितने भी कीट आते हैं ना उनको मार देते हैं, चाहे वह दाने की फसलें हों, चाहे वह कुछ भी कोई भी चीज़ की फसल है, जितने भी कीट आएंगे ना उन सभी को मार सकता है EDDT। और इसका 1000 घन फुट में 1000 घन फुट का आपका अगर गोदाम है तो उसके लिए आपको कितना चाहिए, ये 10 से 12 किलोग्राम 10 से 12 किलोग्राम EDDT की आवश्यकता आपको रहती है। ठीक है, इतनी सी बातों का ध्यान रखना है किसमें, गोदामों में, भंडारण में के समय में। तो हमने 3 चीजें पढ़ी है धान में, एक तो धूल कवकनाशी, तरल कवकनाशी, और तीसरा था गोदामों के भंडारण में। ठीक है, इन बातों का याद रखना है। अगली चीज आती है रासायनिक में दलहनी। दलहनी फसलों के लिए क्या किया जाता है, दलहनी फसलों में होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा जनरल सी जानकारी दे दूं कि दलहनी फसलें नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन शिथिलीकरण का काम करती है। नाइट्रोजन आपके वायुमंडल में तकरीबन 78% है, और 78% नाइट्रोजन है तो उससे क्या है कि नाइट्रोजन वो डायरेक्ट पौधों को नहीं मिल सकती, ये पौधे उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, पौधे उनको ले नहीं सकते। तो क्या है कि उसका उर्वरक बना लिया जाता है, जैसे यूरिया है या किसान खाद है, जो भी DAP है, जिनसे नाइट्रोजन मिलता है। तो नाइट्रोजन उससे नाइट्रोजन को स्थिर कर लिया जाता है, एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है लेबोरेटरी में, उनको ठोस बना लिया जाता है और उर्वरक बना लिया जाता है उनसे, और पौधों को दिया जाता है नाइट्रोजन के लिए। ऐसा होता है। दलहनी फसलों में थोड़ा सा अलग है। दलहनी फसलों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही है, यानी कि जब तक आप दलहनी फसलें पढ़ेंगे, कब तक भी 10, 20, 50 साल, कितने भी बार, ये जरूर रहेगा। मैं आपको बता देता हूं कि दलहनी फसलों की जड़ें बहुत जरूरी हैं। अब ये अगर दलहनी फसलों की जड़ें हैं तो यहां पर क्या होता है, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं इनमें, और जो बाल होते हैं इनके, जड़ों के जो बाल होते हैं, तो इन बालों के अंदर आपका क्या है, साथ के साथ आपका जुड़ा रहता है एक बैक्टीरिया जुड़ जाता है, यानी कि एक कोई भी जीव जो इन जो दाल की जड़ें होती हैं उनमें निषेचन करता है, उनमें रहता है। तो उनमें और दालों की जड़ों में जो जड़ ग्रंथियां बोलते हैं उनके साथ, और दूसरी चीज क्या है, जो बैक्टीरिया है वो जुड़ जाता है। इन दोनों में संबंध रहता है, संबंध बनता है कि जड़ ग्रंथियां इस बैक्टीरिया के बिना जीवित नहीं रह सकती, और यह बैक्टीरिया जड़ ग्रंथियों के बिना जीवित नहीं रह सकता। एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं ये। तो एक दूसरे पर ये निर्भर रहते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं कि वायुमंडल से जितनी भी नाइट्रोजन है ना, वायुमंडल से जितनी भी नाइट्रोजन इनको मिलती है उसका शिथिलीकरण कर लेते हैं। उस नाइट्रोजन का शिथिलीकरण कर लेंगे, फिर ये नाइट्रोजन देंगे इन जड़ों को, और इन जड़ों से ये पौधे को मिल जाती है नाइट्रोजन। यानी कि दलहनी फसलों में ज्यादा नाइट्रोजन डालने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि दलहनी फसलें खुद नाइट्रोजन शिथिलीकरण कर लेती है। क्यों? क्योंकि जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम, जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है। दलहनी फसलों के जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन शिथिलीकरण करता है, जिसकी वजह से इनको नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, ये इतनी बात आशा करता हूं समझ में आई होगी। उसके बाद में आगे बात करते हैं, फिर इनको उपचारित किस चीज से करते हैं? इनको उपचारित करते हैं राइजोबियम कल्चर से ही। इनको उपचारित करते हैं राइजोबियम कल्चर से ही। देखो, राइजोबियम कल्चर है
राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, जीवित बैक्टीरिया है, जो जड़ ग्रंथियों के साथ संबंध बना लेता है और संबंध बना करके उनकी वृद्धि करवाता है। तो पौधे की वृद्धि होती है, उपज होती है, ठीक है। सीधी सिंपल सी बात है कि नाइट्रोजन का शिथिलीकरण कर लेते हैं। दूसरी चीज इसमें आती है कि तकरीबन 400 लाख टन हर साल इस नाम का बैक्टीरिया नाइट्रोजन शिथिलीकरण करता है। 400 लाख टन मिट्टी में नाइट्रोजन शिथिलीकरण करता है वायुमंडल से। ये चलो याद रखने की बात है या जनरल नॉलेज की बात है, आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, वरना आपके जीके की काम आएगी। दूसरी चीज यहां पर ये रहती है कि इनके लिए फिर हमें चाहिए क्या। इनके लिए हमें जो चीजें जरूरी चाहिए, 3-4 चीजें हैं, वो आप नोट भी कर सकते हैं, नोट करेंगे कि एक तो इनमें 8 से 12 घंटे सूर्य का प्रकाश मिट्टी पर चाहिए होता है। यानी कि 8 से 12 घंटे के बीच अगर तापमान ज़्यादा 8 से 12 घंटे के बीच अगर प्रकाश की किरणें ज़्यादा मिट्टी पर गिरेंगी तो इनका नाइट्रोजन शिथिलीकरण है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, वो ज़्यादा करेंगे। दूसरी चीज़ आती है, इनमें जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए मृदा में। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में क्या मतलब है कि ऑक्सीजन का दाब है वो पर्याप्त होना चाहिए। मिट्टी में कितना होना चाहिए? 0.1 से 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ऑक्सीजन का दाब आपकी मृदा में होना चाहिए। आगे चीज आती है कि इनके लिए ना जड़ ग्रंथियों का विकास जरूरी है, और जड़ ग्रंथियों के विकास के लिए कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, ये जो पोषक तत्व है ना इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है किसको? जड़ ग्रंथियों को। अगर जड़ ग्रंथियों को ये पोषक तत्व मिल जाएंगे तो जड़ ग्रंथियों की वृद्धि ज्यादा होगी, जड़ ग्रंथियों की वृद्धि ज्यादा होगी तो राइजोबियम की भी वृद्धि होगी। आगे और बहुत सी चीजें हैं जो इनमें नाइट्रोजन शिथिलीकरण कर सकती हैं। इनमें पानी की या नमी की उपलब्धता उतनी होनी चाहिए जितनी क्षेत्र क्षमता है, जितनी वो मृदा पानी अपने अंदर स्टोर कर सकती है, वो क्षमता उतनी ही होनी चाहिए जितना वो स्टोर कर सकती है, यानी नमी अच्छी होनी चाहिए। तो वो राइजोबियम बैक्टीरिया के लिए लाभदायक है, और राइजोबियम बैक्टीरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फसलों को फायदा मिलेगा। दलहनी फसलों की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज आती है कि कौन कौन सी फसलें हैं कितना नाइट्रोजन शिथिलीकरण कर सकती है। सबसे ज्यादा करता है वे लूसर्न। लूसर्न नाम की एक क्रॉप है, बरसीम देखा होगा आपने, बरसीम के जैसी ही होती है, बिल्कुल बरसीम के जैसी पत्तियां होती है, बरसीम जैसा ही लूसर्न होता है। मेडिसिनल क्रॉप है वैसे ही। लूसर्न 100 किलोग्राम नाइट्रोजन फिक्स करता है 1 हेक्टेयर में 1 साल में, यानी कि एक फसल में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है कौन? लूसर्न 1 हेक्टेयर में, यानी 4 बीघा में, ठीक है। यानी कि तकरीबन 250 किलोग्राम यूरिया का काम कर देता है लूसर्न। और सोयाबीन है, सोयाबीन तकरीबन 60 किलोग्राम, और मूंगफली तकरीबन 60 किलोग्राम। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है 1 हेक्टेयर में एक साल में। मूंगफली में भी 60 किलोग्राम होती है। और चना है, चना में तकरीबन 40 किलोग्राम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ग्वार भी करता है आपका, ग्वार 55 किलोग्राम 55 किलोग्राम नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है 1 हेक्टेयर में। तो ये कुछ फसलें हैं, या फिर बाकी जो दलहनी जितनी भी फसलें हैं ना वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगी, नाइट्रोजन का शिथिलीकरण करेंगी। इन फसलों का कुछ जो अमाउंट बताया है या कुछ जो संख्या बताई है वो याद रखना है। बरसीम है आपकी, बरसीम वो भी 60 किलोग्राम करती है, तो बरसीम भी 60 किलोग्राम नाइट्रोजन शिथिलीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। तो इन चीजों का आपको याद रखना है। तो ये है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, या फिर आप यूं समझ लीजिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन दलहनी में, दालों में कैसे होता है। दूसरी चीज आती है इसमें, एक दूसरा बैक्टीरिया रहता है एजोटोबैक्टर।
एजोटोबैक्टर क्या काम करता है? एजोटोबैक्टर आपका वृद्धि करने का काम होता है। इसका ये फसल में 10 से 20% फसल की वृद्धि बढ़ा देता है। बीजों को अगर इस बीजों को राइजोबियम से भी उपचारित करना है और ताकि वो ज़्यादा मिल सके, जो बीज हैं उनको जड़ ग्रंथियां जल्दी बन सके, राइजोबियम बैक्टीरिया से उपचारित किया हुआ है। तो हाँ, एजोटोबैक्टर के साथ ही ऐसा करना है। 10 से 20% क्या करना है, 10 से 20% तक वो वृद्धि बढ़ा देता है एजोटोबैक्टर से अगर आप उसको उपचारण करते हैं। तो एजोटोबैक्टर से उपचारित करने के बाद वृद्धि बढ़ेगी, बीज में अंकुरण क्षमता बढ़ेगी, बीज बहुत जल्दी बढ़ेगा, बीज बहुत जल्दी अंकुरित होगा। एजोटोबैक्टर का फायदा है। एक बैक्टीरिया और रहता है आपका, इसमें बैक्टीरिया है आपका एजोस्पिरिलियम। एजोस्पिरिलियम ये सेम ही काम इसका ही है, ये भी वृद्धि बढ़ाता है, बीजों की अंकुरण क्षमता को बढ़ाता है। तो ये इतने काम होते हैं इनके, जो बीज उपचार में आपने आज पढ़ा है। पहली चीज, बीजों को उगने से पहले बीजों को बुआई करने से पहले उनको जो अंकुरित किया जाता है, उपचारित किया जाता है, उसको बीजोपचार बोलते हैं। सिंपल सी चीज है। दूसरी चीज इसकी विधियां हैं, भौतिक विधि और रासायनिक विधि, जल द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा। और इसमें रासायनिक विधि में दानों वाली जो सीरियल क्रॉप है उनको अलग से उपचारित किया जाता है, दलहनी को। इसको फिर 3 भाग में विभाजित किया था। दाना वाला है, दाने वाली फसलों को 3 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन सी थी? एक तो धूल कवकनाशी, दूसरा था आपका तरल कवकनाशी और तीसरा था गोदामों में भंडारण। और दलहनी फसलों में भी 3 प्रकार के बैक्टीरिया हैं वो प्रयोग हुए थे। हम 3 प्रकार के बैक्टीरिया से हमने उपचारित किया था। एक था राइजोबियम, एक था एजोटोबैक्टर और तीसरा था एजोस्पिरिलियम। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। आगे के लेक्चर में सीड के बारे में और बात करेंगे या उगाने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।